अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, ऑपोजिशन की जानिब से ईद के बाद सड़कों पर तहरीक चलाने का ऐलान हम देख रहे हैं कि सामने आ रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं उस तहरीक के हवाले से तो तहरीक तो तब चलेगी जब ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसकी कोई एक स्ट्रक्चर या कोई चीज़ जो है वो सामने हमें नजर आएगी, क्योंकि अभी तक बहुत सी कयास रही हैं उस पूरे मामले को लेकर भी, और ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो पहले खुद ही शायद किसी किस्म के डेड लॉक का शिकार है, क्योंकि जो उसका कोई एक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसको कौन लीड करेगा, TORs के मुतालबात क्या है वो तो मोर लेस हमें पता है, लेकिन वो इत्तेहाद की अपनी शक्ल सूरत क्या होगी उसके ऊपर जो है वो अभी कुछ अभाम पाया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक मामला तय नहीं पाए हैं, बिलखुसूस जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो तो बड़ा कैटेगोरिकली कह भी चुके हैं कि हमारे बहुत सारे एतराज़ात हैं जो कि हमने सामने रखे भी हैं, पहुंचाए हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं भी बल्कि कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि जो हुकूमती कुछ सीनियर लोग हैं वो भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पॉलिटिकल एक्यूमेन रखने वाली जमात है और इस तरह के किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी जिस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ किसी किस्म का केओस या फसाद फैलाना हो। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इन पर बात करेंगे कि क्या ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसकी शक्ल सूरत क्या होगी। एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों अभी तक ये अलायंस फॉर्म नहीं हो सका है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, या वो जो डेड लॉक है उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमाओं में से हैं उस ऑपोजिशन अलायंस के भी, वैसे भी एक कदावर सियासतदान है, हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खान अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और सर ऑपोजिशन इत्तेहाद की बहुत सारी वैसे और बातें जो आपसे करूंगी, लेकिन अभी तक क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, इसको आप अलायंस ना समझें, अभी अलायंस बना नहीं है। तो सर क्या उसके अंदर डिलेस क्या है, जब अलायंस बनेगा तो हमें कैसे पता चलेगा, आप लोग कोई अलामिया उसका इशू करेंगे, कोई सरबराह अनाउंस करेंगे, क्या होगा? अलायंस तो बन गया है, मीडिया ने बना दिया है, हमने बना दिया, पहले ग्रैंड था वो अलायंस पे आ गया। नहीं ग्रैंड अलायंस है, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है, अभी कोई अलायंस नहीं है जी। अभी एक इब्तिदा है इस बात की कि अपोजिशन की जमातों की सोच एक की जाए, इत्तेफाक किया जाए उन इश्यूज पर जिनपे हो सकता है, वरना ये हम तो असेंबली में नहीं है लेकिन दो बड़ी जमातें असेंबली में हैं, एक PTI है, JUI है, उन दोनों के आपस के में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इख्तलाफात भी हैं, इलेक्शन भी आपस में लड़े हैं, तो उनका ये तवक्को रखना उनसे कि वो इकट्ठे हर इशू पर उनकी इत्तेफाक हो जाएगा ये मुमकिन नहीं है इस वक्त। सही। तो जिन बातों पे इत्तेफाक हो सकता है उसके लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी अतीज़ साहब ने और मैंने, जिसमें हमने एक नुक्ता रखा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, इस पर सबका इत्तेफाक है, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद अब मीटिंग्स होती हैं, उसमें अगर कोई कॉमन एजेंडा तय हो जाता है तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी। अपोजिशन का अलायंस बनना ये अभी कुछ वक्त लगेगा इसमें, अगर एजेंडा कॉमन तय हो जाए तो अलायंस उस पर बन सकता है, ठीक है। ये अलायंस चूंकि हम बात कर रहे हैं आइन की और कानून की, तो अलायंस का अमल भी आइन और कानून के अंदर रहेंगे। हाँ। पिछले एक साल में हुकूमत ने भी एक पैसे का काम नहीं किया, अपोजिशन ने भी एक पैसे का काम नहीं किया। अपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए, तो हमारी ये कोशिश है कि वो रोल अपोजिशन अदा करे, चाहे उसकी हुकूमत सुने या ना सुने। हमें कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से कि उनको कुछ समझ आएगी बात, ये मुल्क के हालात क्या हैं, लेकिन कम से कम अपोजिशन अपना रोल तो अदा करे, ये हमारी कोशिश है। अपोजिशन के रोल पर भी आती हूँ, लेकिन सर फिर थोड़ा सा इसके, क्योंकि आप आए हैं तो इसको थोड़ा सा वो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद PDM की तर्ज पे कोई चीज होगी कि जमातें इकट्ठी होंगी, उनका एक लीडर होगा, इस तरह की कोई चीज हम एक्सपेक्ट करें, या ये एजेंडा टू एजेंडा आप लोग बैठेंगे मिलेंगे उसके ऊपर कोई एक लाहेमल अगर बन गया तो तय करेंगे, दैट्स इट? जी बिल्कुल, अगर एजेंडा तय हो जाता है, एक अलायंस बन जाता है, तो फिर एक अपोजिशन का अलायंस होगा, जिस नाम से भी हो। उसकी लीडरशिप नहीं होती, एक उसका कन्वीनर होता है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब थे PDM के, और मैं उसका सेक्रेटरी था, तो इस तरह का अलायंस बन सकता है, लेकिन पहले सोच पर इत्तेफाक होना चाहिए। अगर सोच पे इत्तेफाक पैदा नहीं होगा, अगर PTI अपने सिंगल पॉइंट एजेंडा पर रहेगी कि हमारा मकसद तो सिर्फ इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, तो ये तो कोई मकसद अभी तक यही मकसद आपको समझ में आ रहा है? अभी उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है, लेकिन माजी में पिछले एक साल में उनका यही हदफ रहा है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है। तो ये हदफ नहीं है सियासी, ये जो मुल्क के मामलात का हल है, इमरान खान साहब की मुश्किल का हल भी उसी मामले के अंदर है। अगर मुल्क के मामलात हल होंगे तो उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ी है वो कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, तो वो नाइंसाफ़ी दूर हो जाएगी। अच्छा,
जो भी सर आइन की बालादस्ती की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, किसी भी और इशू की बात है, आप लोगों के ख्याल में लाहे अमल या सोल्यूशन क्या है? सड़कों पर निकलकर ये मामलात आप समझते हैं कि आप लोग हल कर सकते हैं? आप लोगों का फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि आप लोगों ने अवामी तहरीक चलानी है, क्योंकि जो हम तक पहुंची बात वो तो यही है कि ईद के बाद आप लोग एक बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात ना हमने सुनी है ना कभी हुई है। ईद के बाद की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये पीटीआई ने पहले कहा था जब ये बातें शुरू नहीं हुई थी कि हम ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। बात यह है कि आप पहले अपना अपोजिशन का रोल तो अदा करें ना। तहरीक तो आखिरी हरबा होता है या आखिरी आपका स्ट्रेटजी में आखिरी हिस्सा होता है। मुझे तो आपका भी डाइसेंट नजर आ रहा है सर बाकी पार्टीज के साथ डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, जैसे क्योंकि असद कैसर साहब ये सब लोग तो आके कह रहे हैं टॉक शोज के ऊपर भी और मीडिया के सामने भी कि हम तहरीक चलाएंगे ईद के बाद। पीटीआई को हक है, पीटीआई नहीं वो अलायंस वो कह रहे हैं ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस चलाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन अलायंस होगा तो उसके बाद तहरीक होगी। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि अलायंस है कि नहीं है। बहुत कबल अज़ वक्त बातें हैं और पहले आपने बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं वो अपने बहाल उनको इस्तेमाल करना है। और सड़क पे भी जमहूरियत सड़क की इजाजत देती है। हाँ। आप जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, आप ये सब कुछ करते हैं। हाँ। आप यहाँ से शुरू नहीं करते, पीटीआई ने यहाँ से काम शुरू किया। अभी भी शायद ऐसा ही उनका कोई मुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्या देन इज इट सेफ टू से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आती है तो बाकी जमातें शायद अपनी मेरा नहीं ख्याल आप लोग साथ नहीं होंगे? जी, हमारी कोई इतनी बड़ी हैसियत भी सड़क पे नहीं है, लेकिन कम से कम हम उस मामले का हिस्सा इस वक्त नहीं बनना चाहते। अच्छा, जैसे मौलाना गुल नसीब साहब हैं, मैंने बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के भी कुछ एक दो लोगों को ये बात करते हुए सुना कि सड़कों पर आने से ही मसले का हल होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पर सड़कों पर आने की और बाहर निकलने की विल कम नजर आती है। वो कहते हैं जिन्होंने हमें ओएसडी बनाया हुआ है और ये कहते हैं हम घर बैठ के इंतजार करें, जबकि घर बैठ के मसले हल नहीं होने जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। आपकी शायद इस पे अप्रोच डिफरेंट है। आपस में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इवेंचुअली तो पाकिस्तान में तो यही नज़र आता है कि हुकूमत के कान नहीं होते, वो सुनते नहीं है किसी की, अपने जोम में रहते हैं, अपनी ताकत के जोम में। फिर तो जो हाइब्रिड हुकूमतें होती हैं वो ज़्यादा ताकत के जोम में होती हैं। ये हाइब्रिड हुकूमत है जी, ये हाइब्रिड प्लस है। हाइब्रिड प्लस खुद का मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं हम हाइब्रिड प्लस है। किसने कहा? इमरान खान साहब हाइब्रिड कहते थे। हाँ। तो ये हाइब्रिड प्लस की हमने बात सुनी है कि कई वज़रा ने टीवी पर कहा कि ये हाइब्रिड प्लस हुकूमत है। हाँ, वो कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस एतराफ तो करते हैं, सो मेनी वर्ड्स नहीं कहते कि हाइब्रिड प्लस है। आज बड़ा क्लियर रोल एस्टैब्लिशमेंट का मौजूद है, फिजिकली मीटिंग्स के अंदर मीटिंग चेयर करते हैं, तो वो सब चीज़ें ये उस तरह हुकूमत चल रही है, उसमें उनका ये तरीका है, वो समझते हैं इसमें बेहतरी है मुल्क की, तो वो बेशक चलाएं। मुझे उससे कोई इख्तलाफ इस हद तक है कि आइन इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है, इस बात को एग्जामिन कर लें, लेकिन मुल्क का क्या बनेगा, बात मुल्क की होनी चाहिए। अपोजिशन भी, हुकूमत भी मुल्क के तरक्की को अपना हदफ समझेंगे तो ये सब मसाइल हल होंगे। निफाक के अंदर कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क की अवाम की एक बड़ी तादाद की सोच कुछ और हो और आप उसको कोई और सोच मुसलत करना चाहते हो, ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। तो इसलिए आपने आज मुल्क की मसाइल को आगे रखेंगे, ये थोड़ा अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस बनी हुई हैं उनसे पीछे, अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा एक पैसे का काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी और ऑपोजिशन ने भी। गवर्नमेंट पर तो मैं आती हूँ, ऑपोजिशन को क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं कि एक पैसे का काम नहीं किया? जब क्योंकि हम उनसे जब ये सवाल करते हैं वो कहते हैं जी हम अदालतों में भी जहाँ जहाँ इनके खिलाफ जो जो इश्यूज लेके जा सकते हैं हम गए हुए हैं, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी जो एहतजाज कर सकते हैं हम वो करते हैं, जितनी हमारी इस्तात है। वो कहते हैं जी हम तो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारे घरों तक पहुँच जाते हैं। बल्कि अभी भी ओन अब्बास बप्पी साहब का मामला जो है वो चल रहा है, वो पीटीआई कहती है उनको अगवा कर लिया है, उनको उठा लिया गया उनके घर में घुस के। तो वो कहते हैं जी फिर हम पे तो इस तरह का प्रेशर आता है, इससे ज़्यादा हम क्या करें? ये बदनसीबी है कि आज हमने जमहूरियत को अमरीत में बदल दिया है। ये जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये एक बदतरीन अमरीत बन गई है। अगर हम लोगों के जो असेंबली में बात करेगा, जो टीवी पे बात करेगा, उसके घर में पहुंच जाएंगे, घर तोड़ेंगे, उसको उठा लेंगे, ये सियासत नहीं होती। ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी दुनिया में और पाकिस्तान में भी तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी। इसको बहाल भी आके इमरान खान साहब ने किया है। जो जमहूरी रवैये, जो पार्लिमानी रवैये उनके रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 4 साल हुकूमत चलाई है, झूठे केसेस बनाए हैं, तो ये खराबी उनकी पैदा करता है। 13 से 18 तक कोई सियासी कैदी नहीं था, किसी के खिलाफ कोई, वरना बड़ी बदतरीन बातें पीटीआई करती थी। हमने उनको हुकूमत में इज्जत भी दी। मुझे खड़ा साहब कह देंगे कभी उनका काम ना हुआ हो, डिले हुई हो, इज्जत ना मिली हो, मैं खुद जाता रहा वजीर उनके पास, 3-4 दफ़ा मैं गया उनसे, जाके उनके कुछ मसाइल थे वो हल किए। तो जब आप वो कदरें छोड़ देंगे, और बदकिस्मती ये है मुल्क की कि जो उसके बाद हुकूमत आई है उसने उन कदरों को उनसे भी ज़्यादा पामाल किया है।
उन्होंने तो मुकम्मल, वो अगर 50% तबाही थी तो 100% तबाही है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान या पीटीआई ने जो बोया था वो काट रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहिए, ये गलती उनसे हुई है, अभी उनके पास वक्त है कि अपनी गलती का एहसास करें, अपने रवैये को बदले, अपनी सोच को बदले। आप कहते हैं ना कि ऑपोजिशन ने एक पैसे का काम नहीं किया। एक तो ये कि ऑपोजिशन क्या कर सकती है, आपने कहा अपनी स्टेटेड पोजीशन से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, पहल कौन करेगा या करना चाहिए किसको? सर पहल मैं क्या, हुकूमत ही करती है, बड़ा भाई तो वो होता है ना, बड़ा कमजोरी ये नहीं है, ये हुकूमत का के मुफाद में है, क्योंकि मुल्क के मुफाद में अगर वो ये इनिशिएट करे। आज की अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन नहीं है, इनके पास एक हुकूमत है, उस हुकूमत को चला कर दिखाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं, फिर लोग उनकी तरफ माइल होंगे। अगर वो हुकूमत भी वही रवैया रखेगी जो माजी में पीटीआई का रहा है, पंजाब के अंदर, वफाक में, केपी के अंदर, तो फिर कोई बेहतरी की तवक्को तो ना हुई ना, अगर आप सोच नहीं बदलेंगे। आज वक्त है इमरान खान साहब का अपनी जो 4 साल हुकूमत उस पर सोचने का। पीटीआई की सोच सिर्फ एक शख्स की सोच है, उसका नाम इमरान खान है। अगर वो अपनी सोच बदल लेंगे, पीटीआई की सोच बदल जाएगी। जो उनकी लीडरशिप इस वक्त बाहर है, जो जिसे मिडिल टीयर लीडरशिप कहते हैं, जो वक्तन फक्तन बदली जाती है, ये वो डेली वेजेस वाले तकरीबन सारे ही चल रहे हैं। अच्छा, तो उनकी सोच जो है वो बिल्कुल ये है कि हमें कुछ वो सोच से इतफाक कर लेंगे अगर इमरान खान साहब अपनी सोच बदलेंगे। और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप कोई वीकनेस दिखाएं, लेकिन आप कम से कम वो रवैये दिखाएं जिससे क्या मिसाल के तौर पे 1.5 साल से वो जेल में, हो सकता है उनके रवैये में कोई जेन्युइन तब्दीली भी आ गई हो। सोचें आती है ना जेल में, आपको भी आपने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या रवैये में तब्दीली इमरान खान साहब की ऐसी आ सकती है जो कि ट्रांसलेट हो बाद में पीटीआई में और बेहतरी आ जाएगी इस पूरे डेडलॉक के अंदर? आप कह रहे हैं कि उसका इजहार कैसे होगा? इजहार केपी हुकूमत के अंदर हो सकता है। कैसे? उसको दुरुस्त करें, उसके हालात दुरुस्त करें। क्या खराबी है केपी के गवर्नमेंट में? वो चीफ मिनिस्टर साहब बड़े मसरूफ नहीं है सर, वो बेचारे। खराबी किसी हुकूमत में नहीं है, वफाकी हुकूमत ही बड़ी कामयाब हुकूमत है, पंजाब भी कामयाब है, सिंध भी कामयाब है, बलूचिस्तान भी कामयाब है। केपी के वाले तो करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन पूरा कर रहे हैं, वो केपी भी कामयाब है, कमेटी बना दी है उन्होंने कि करप्शन सारे वुज़रा का जो है वो पूरा ऑडिट होगा कि किस तरह से वजारतें काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, तो कुछ कर तो रहे हैं केपी के में सर। इंटरनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बनाई है, क्या जायजा लेंगे? लोग पैसे देकर वजीर लगते हैं, वहाँ करप्शन है, क्या कमेटियां बनाएंगे? सारा केपी जानता है। तो फिर छोड़े इन बातों को। देखिए, अपने आप को धोखा मत दें। जब एक सूबे के हालात दुरुस्त होते हैं, वो ऊपर से नीचे तक नजर आता है। जब वजीर करप्शन करता है, फिर अफसरान भी करेंगे, फिर पुलिस भी करेगी, फिर हर महकमा करेगा, क्योंकि इन्होंने उस वजीर की जेब भरनी होती है ना, वज़ीर आला की जेब भरनी होती है। वो घर से पैसे तो नहीं बना कर लाते, वो लोगों से लेते हैं। तो इलेक्शन पे जो पैसे लगाए होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली रिकवर भी करने होते हैं। इलेक्शन पे इस वक्त कोई पैसा नहीं लगा उनका, ये भी कि मैं नहीं समझता पीटीआई किसी शख्स ने पैसा खर्च किया। एक वेव थी जिसके अंदर वो सारे वेव थी सबको। लेकिन फिर कल मौलाना गफूर हैदरी साहब ने एक बात कही है, फिर इसका मतलब है आप उससे इत्तेफाक करते हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन का अलायंस हो, इन मामलात को आगे बढ़ाने का मसला हो, जो एक बहुत बड़ा बैरियर है वो अली अमीन गंडापुर की जात है। देखिए, वो बिल्कुल उनके ये राय हो सकती है। मेरा उससे यही आप भी इम्प्लाई नहीं कर रहे सर के? नहीं, मैं ये इम्प्लाई नहीं कर रहा, मैं तो ये उनको बता रहा हूँ कि आप कैसे लोगों के सामने एक अपनी बदली हुई एक न्यू पीटीआई का इमेज रख सकते हैं। हाँ। कि आप उस सूबे को इस तरह चलाएं कि वो कामयाब नजर आए। चले, आप यकीन करें, मैं तो जाता हूँ, लोग तंग हैं वहाँ पीटीआई की हुकूमत से, लेकिन वो कहते हैं हमारा चॉइस कोई नहीं है। हम ना पीएमएलएन को बेहतर समझते हैं, ना पीपल्स पार्टी को बेहतर समझते हैं। बाकी जमातें छोटी हैं, हम कहाँ पर जाएं? तो हम बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर बैठे, यहाँ पे वोट देते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा ना सूबे को चला कर दिखाएं, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले सर हम बात करते हैं, आपने कहा कि केपी के गवर्नमेंट आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे काम करें, तब्दीली लाकर दिखाएं, काम करके दिखाएं। सर अपनी गलती का एहसास होना, दहशतगर्दी की जद में है वो सूबा, वो कहते हैं हमारे बहुत सारे प्रेशर्स हैं, विफाक कोऑपरेट नहीं करता। उसका मतलब है कि आप काम करना छोड़ दें, आपके पास वसाइल नहीं है लोगों पे खर्च करने के लिए, आप इस्लाहात नहीं कर सकते अपने सूबे के अंदर। आज बदनसीबी ये है कि इन तीनों बड़ी जमातों को मुल्क की जो ज़रूरत है इस्लाहात की, वो नज़र नहीं आती। इनकी वो सोच नहीं, इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि ये समझें कि आज मुल्क को चाहिए क्या। ये सबसे बड़ी बदनसीबी आज मुल्क की, कि इस मुल्क की जो 3 बड़ी जमातों की लीडरशिप है, उसको ये समझ नहीं आती कि हम करें क्या।
हमने क्या इस्लाहात आज मुल्क को चाहिए। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये जब आपको बात समझ आएगी फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये अपने उस जोन में है कि हम बड़ा अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। दो सर, वो तो आपको पता है क्लेम्स भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पे जो विफाक की हुकूमत है वो क्लेम्स कर रही है कि हमने तो माशी टर्न अराउंड कर दिया है मुल्क का। वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। चलो उनको मुबारक हो जी, मैं इस पर डिबेट नहीं करता। मुबारक हो। जिस मुल्क का हर शख्स गरीब होता जा रहा है, इस साल भी गरीब हुआ है, उसमें कौन सा माशी टर्न अराउंड है? क्या आप बातें कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? धोखा देना चाहते हैं अपने आप को। करप्शन के रैंक्स में सर हमने तरक्की की है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमने तरक्की की है, बहुत सारी लिस्ट है यार। ब्रेन ड्रेन मैसिव सबसे बड़ा इस मुल्क में हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक टर्न अराउंड सर इकोनॉमिक टर्न अराउंड, जिस मुल्क की ग्रोथ नेगेटिव हो, जिसके लोग गरीब हो रहे हो हर साल, जिसमें 2.70 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, नंबर 1 है हम दुनिया में। हमारी आज पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश और इंडिया से कहीं नीचे है। 20 साल पहले उनसे आगे हुआ करते थे। आप क्यों अपने आप को ये क्या समझते हैं? देखिए यही मसला होता है जब आपके पास मैंडेट ना हो, जब इलेक्शन चोरी हो जाए मुल्क में, फिर मुल्क की यही हालत होती है। इक़्तिदार में वो लोग होते हैं जिनकी सलाहियत नहीं होती, जिनकी अहलियत नहीं होती, जिनको वहाँ बैठने का इख्तियार हक नहीं होता, तो फिर वो ऐसी बातें करते हैं जो आज हम सुन रहे हैं। अच्छा, ऑपोजिशन भी काम नहीं करी, हुकूमत भी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, फिर आपने सूबा केपीके के हवाले से तो बात की है। पंजाब कैसा चल रहा है? सबकी एक हालत है सर। देखिए ये इतना मोटा वो एडिशन आया था कारकर्दगी का पंजाब की, एक पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, लोगों ने करोड़ों की तादाद में वो खरीद के वो पढ़ रहे हैं। लेकिन सर देखिए ना 64 सफ़ों में कोई तो कारकर्दगी शाया हुई होगी जी, हुई होगी जी। तो अब आप नहीं मानते? आपको नहीं नजर आता? ना मानने वाला नहीं सर, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। जिस ना तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ है, ना अस्पताल का निज़ाम बेहतर हुआ है, पुलिस जितनी आज करप्ट है इतनी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं थी। आज जितनी इंतज़ामिया अवाम पर बोझ डालती है, जितनी करप्ट इंतज़ामिया है, जितनी नाअहल इंतज़ामिया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। तो जिस हुकूमत की कंपटीशन बुजदार से हो और वो दूसरे नंबर पे तकरीबन जा रहे हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ? इससे ज्यादा मज़ीद क्या? हर हफ्ते छाप लिया करें ये 60 सफ़े के, ये 10 अरब रुपया लगा दिया करें हर हफ्ते, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये जो ये सप्लीमेंट है ना, ये एक सोच की अक्कासी है, ये एक नाकाम सोच की अक्कासी है। ये काम करने वाले लोग ये काम नहीं करते। तशहीर करने की जरूरत है, काम खुद बोलता है, काम नजर आता है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी सर कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी भी कह रहे हैं कि है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ किसको परवाह है? मैं फिर वो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाते हैं। वो सर आपने पहले भी नाराज किया उनको। मैंने किसी शख्स को नहीं कहा, मैंने उस ओहदे को कहा कि जिस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं सुन सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? अगर मेरा काम ही कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, मेरा काम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सुनना है, मुझे वो इख्तियार नहीं है। मैं सो मोटो पावर्स मेरे पास नहीं है। मैं जजों को लगाने में मेरा कोई अमल नहीं है, जजों को परफॉर्मेंस के रिव्यू करने का अमल नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ? सर हमने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट में, कमेटी बन गई है, कलेक्टिव विजडम से काम करते हैं। सर कलेक्टिव विजडम, फिर सारा मुल्क कलेक्टिव विजडम है, फिर जजों को बिठा लें आप कैबिनेट के अंदर भी। कलेक्टिव विजडम वहाँ भी आ जाएगी। फिर फौज के अंदर भी आपको भेजना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स को, और उनकी प्रमोशंस भी फिर कोई और करेगा। ये मुमकिन है? मुझे आपको समझा दे कि एक वज़ीर आज़म हो, वो अपने वजीर खुद ना लगा सके, वो अपने कैबिनेट की मीटिंग खुद ना चेयर कर सके, वो अपने वजीरों से पूछ ना सके तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो मुल्क चल सकता है? सर हमारे वज़ीर आज़म तो बाइख्तियार है, परवेज़ खटक साहब को भी उन्होंने खुद ही अपॉइंट किया है। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ ना, अगर मैं ये कानून कल बना दूं तो कैबिनेट चल जाएगी, मुल्क चल जाएगा। आपने आज अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया इस मुल्क में, उसको ताबे कर दिया है, और समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने अदलिया को कंट्रोल कर लिया है। ये कंट्रोल नहीं चलते, ये मुल्क को तबाही का बायस बनते हैं, इस बात का एहसास नहीं। मैंने सर खटक साहब का हवाला इसलिए दिया, चलें वैसे सवाल पूछ लेती हूँ। आपके ख्याल में काबीना के वज़रा खुद लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि ये वही PMLN है, उस वक्त आप भी PMLN का हिस्सा थे, जब अपने ट्विटर अकाउंट्स पे से सर वो परवेज़ खटक की तस्वीर लगा के कहते थे कि अरबों की करप्शन करने वाला ये शख्स है, इसको देख लें। आज उन्होंने मशीर माफ कर दिया ना, माफ कर दिया, उनके इख्तियार है, माफी दे दी। मैग्नानिमिटी शो किया, आदमी है।
ठीक हो गया सर। लेकिन ये देखे ना, बात वही आ जाती है कि मजाक है कौम के साथ, मजाक है ना कौम के साथ सर, कि आप मैग्नानिमस हो जाएं। सर जब आप इलेक्शन चोरी से बड़ा मजाक कोई नहीं होता। हाँ। वो ये तो छोटे छोटे मजाक हैं। हाँ। ये तो हम करते रहते हैं सारे। हाँ। आज का दोस्त कल का दुश्मन होता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाता है। नॉर्मली वैसे डेमोक्रेसीज में ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी पे आपने इतने संगीन इल्जाम लगाए हो कि आपने उनकी तस्वीरें लगाए हो ना, जो खट्टक साहब उनके बारे में कहते थे वो भूल गए। हाँ। सर आप वैसे उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं बहुत लंबा अरसा, ये उस पार्टी में जनरली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जनरली ये एक तरीका कार नहीं है काम करने का कि अपने ग्रास रूट वर्कर को इग्नोर कर देते हैं। इख्तियार वली साहब ने बहुत जो है उस पर बात भी की है, बड़ा हार्ट बर्न भी शो किया है। ये मसला तमाम जमातों का है। जब आप अपनी जमहूरी कदरें छोड़ देंगे, वो पार्टी थी PMLN थी, वोट को इज्जत दो। जब इक़्तिदार को इज्जत दो तो फिर वर्कर की जरूरत नहीं है आपको, वोट को इज्जत दो, वर्कर की जरूरत है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया, ये वही बताएंगे। इक़्तिदार पसंद आ गया। नहीं आपको पसंद आता है, लेकिन हर कीमत पर इक़्तिदार पसंद करना। आप भी वज़ीर-ए-आज़म रहे, आप बता सकते हैं इक़्तिदार अच्छा लगता है? नहीं, मुझे तो कोई पसंदीदगी नजर नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास था हमेशा। लेकिन आज चूंकि लोगों ने वोट नहीं दिया तो हमें कहा चल ठीक है, इक़्तिदार वैसे ही ले लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। आपने सर वैसे, क्योंकि अब आप वोट को इज्जत दो की बात के ऊपर आपने बात की है, नवाज शरीफ साहब की सियासत से मजीद इत्तेफाक नहीं करता, आपने ये कहीं पे कही है बात, स्टेटमेंट दिया। वोट को इज्जत दो मेरा बयानिया नहीं था। हाँ। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें दिया था। उनकी 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, उनकी सियासत का रोज गुजरावाला का जलसा था। हाँ। उसके 1 साल के अंदर उन्होंने वो छोड़ के वही काम पकड़ लिया जो इमरान खान साहब कर रहे थे, उसी रास्ते से हुकूमत में आ गए। फिर लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये हकीकत है इस मुल्क की सियासत की। लोग क्या पसंद, लोग आपके वोट के इज्जत दो के नारे के साथ थे, आपने बदला, लोगों ने आपको छोड़ दिया, वोट नहीं डाला। क्या लोगों का हक है ना, ये आप ये आपने गलती की है, उसका आपको पूरा मुल्क खमियाजा भुगत रहा है। सर नवाज शरीफ साहब बराह रास्त तो इक़्तिदार में नहीं है, तो कौन सा इक़्तिदार है जो मियां साहब को पसंद आ गया? या अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कौन है जिसने उनको अपना माइंड चेंज करने पे आप समझते हैं मजबूर कर लिया होगा कि वो वोट की इज्जत दो की बात ही, वो बात ही नहीं करते, वो कोई भी बात नहीं करते। देखें, लीडरशिप का तकाजा होता है कि आपकी कोई मजबूरी नहीं होती। हाँ। आपका अपना फैसला होता है। अगर आपकी मजबूरी है फिर वो काम छोड़ दें। मुझे वज़ीर-ए-आज़म कहे ना कि मैं बड़ा मजबूर था, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, इमरान खान साहब भी कहते हैं, तो मैं कहते हैं बड़ा आसान हल था उसका, एक कागज पे इस्तीफा लेकर घर चले जाए। वैसे आपके मशवरे पे अमल नहीं कर चुके नवाज शरीफ साहब? छोड़ तो दिया है, कहाँ है वो? तो कहीं पे भी नहीं। अगर आप, क्योंकि मैं तो मियां साहब की बात कर रही हूं, उनकी जमात इक़्तिदार में है। हाँ। वफाक में भी, सूबे में भी। उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला है, वो से अपने आपको लाताल्लुक नहीं कर सकते इस मामले से। इस मामले से जो है नहीं, मतलब आप मुझे बताएं ना, मैं जमात का सदर हूँ, मेरे 2 सबसे करीबी रिश्तेदार जो है वो हुक्मरान हो, तो मैं कहूँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कभी लाताल्लुकी का इजहार किया है। सर मजबूर तो वैसे इस मुल्क में हर कोई, आप जमात के सदर की बात करें, सदर मुमलिकत मजबूर हैं। रदाई साहब कहते हैं जी इन्होंने हमारा कोई मुआहिदा जो तहरीरी था उसका पास नहीं रखा, ये हुकूमत ठीक नहीं चला रहे, मगर मजबूरी में इनका साथ दे रहे हैं। सदर मुमलिकत को तो ये कहने का हक नहीं है। हाँ। सदर मुमलिकत वो मुमलिकत के सदर हैं। हाँ। उनको सियासी मामलात में नहीं पढ़ सकते। वो उनका काम है अपोजिशन और हुकूमत को जोड़ना, मुल्क के निज़ाम पे नज़र रखना कि कहाँ खराबी और उसको ठीक करना। अगर वो नेगोशिएशन में हिस्सा होंगे हुकूमत के साथ, तो जिस मुल्क का सदर वज़ीर-ए-आज़म से नेगोशिएट कर रहा होगा कि तुम मुझे क्या दोगे, हाँ। मेरे बेटे को क्या मिलेगा, मेरी पार्टी को क्या मिलेगा, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? तो वो पार्टी को भी तो हेड करते हैं ना अपनी बेटे के साथ। नहीं जी, अब नहीं हेड कर सकते। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि एक सदर जो है वो सियासी जमात का नुमाइंदा या सदर हो सकता है। वो है हमारे कानून में ख्याल इस पे बार नहीं है, लेकिन ये उस ओहदे का तकाजा है कि आप इस मुल्क के सारे अवाम के लिए बराबर हों। सर वैसे तो आईनी ओहदे और भी हैं। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि तहरीक चलने की कहीं ना कहीं बात हो रही है। KPK में भी अब गवर्नर साहब कहते हैं वो तहरीक चलाएंगे, तो उनका ओहदा भी इजाजत देता है कि नहीं, इस पे बात करती हूँ। और भी और इशूज पे बात करूंगी इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, आपने कहा कि सदर का ओहदा जो है उसके कुछ तकाजे होते हैं और ये इस तरह से वो मुआहिदों में और एग्रीमेंट्स के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं जी कि मैं ईद के बाद KPK के अंदर तहरीक चला के इनको बताऊंगा कि तहरीक क्या होती है। तो ये सर क्या ऑटो पे चल रहा है सर, मुल्क कर सकते हैं गवर्नर साहब ये किस मकसद की? वो कहते हैं जी एग्रीकल्चर टैक्स सूबे के अंदर, करप्शन सूबे के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे के अंदर, वो कहते हैं सारे इशूज हैं जिन पर इस हुकूमत का कोई फोकस नहीं है, हम सड़कों पर निकल के फोकस करवाएंगे। यही मामला सिंध के अंदर हैं, यही मामला पंजाब में भी हैं, वहाँ भी उनके गवर्नर हैं, वहाँ भी शुरू कर दें। हिंदुस्तान में भी यही हालात हैं। तो गवर्नर कौन से ऐसे इख्तियार रखता है तहरीक चलाने के, ये समझा दें मुझे। गवर्नर की गवर्नर हाउस के बाहर कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। KPK गवर्नर की हुआ करती थी माजी में, फाटा के निज़ाम सेक्रेटेरिएट उनको रिपोर्ट करता था, अब नहीं है। तो वो बिल्कुल बात कर सकते हैं, वो जाएं असेंबली को तलब करें, उनको बताएं कि भाई ये खराबियां हैं आपकी। वो सियासत नहीं खेल सकते, वो एक इंतशार का हिस्सा। वो ऑलरेडी गवर्नर हाउस में सर एक किसान कन्वेंशन करवा चुके हैं एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो यहाँ पे जिसका जो दिल चाह रहा है अपनी फ्री फॉर ऑल है ना। मैं कह रहा हूँ जब जिस मुल्क में आईन नहीं होगा, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, या इलेक्शन चोरी हो जाएंगे, वहाँ जो मर्जी किए जाए। अच्छा, मैंने वैसे उनका इंटरव्यू किया, ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपके नजरों के सामने किसी का इस्तेहसाल हो रहा हो और आप ये कहें जी कि क्योंकि ये आपकी डोमेन नहीं है आप उस पर बात ना करें, तो ऐसे तो नहीं होता ना। आवाज सूबे के अवाम के लिए उठाना किसी का भी हक है। मैं शहरी हूँ पाकिस्तान का, उसका एक तरीका है ना, शहरी उठा सकता है। जो गवर्नर है उसका एक तरीका कार है, उस तरीके को तोड़ेगा तो फिर आइन तोड़ता है। उसे हलफ उठाए, वो अपना हलफ पढ़ लें, अपने इख्तियारात जो आइन में वो पढ़ लें, उसके अंदर उनको रहना पड़ेगा। मैं आम शहरी हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, उनको ये हक नहीं है, उनको एक ज़ाब्ते के अंदर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, वो अंडर ओथ है। अच्छा सर, वेव है एक टेररिज्म की दोबारा, नौशहरा में हमने देखा, फिर बनू में हमने देखा। अली अमीन गंडापुर साहब उसके ऊपर कोई और बात करने के बजाय वो बाकी मुल्क को तंबीह कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पूरे मुल्क में फैलेगी, खाली KPK में नहीं रहेगी। किस तरह से एक तो ये जो एक दोबारा वो है एक सर्ज है, उसको देख रहे हैं आप, और ये जो ब्लेम गेम है अब दोबारा सूबे और विफाक के दरमियान कि जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि 18वीं तरमीम है, वो कहते हैं जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बॉर्डर एडजेसेंट एरियाज आपके नीचे आते हैं। तो अभी तो यही हो रहा है, इल्जाम तराशी हो रही है, उसका सोल्यूशन कोई नहीं। इल्जाम तराशी से बात नहीं बनेगी। सूबाई हुकूमत के क्या इख्तियारात होते हैं? बॉर्डर का डिफेंस और ख़ास तौर पे जो हमारी साबका फाटा है वो इस वक्त तमाम वफाक के पास है, वहाँ पर सूबे को इजाज़त नहीं दी गई कुछ भी करने की। वो उनका और ये PTI के ज़माने में ये सारा कुछ हुआ, ये आज की बात नहीं है, वो उसकी कंटिन्यूएशन है। तो इसलिए आज इशू पर कंसंट्रेट करें कि ये इशू पैदा क्यों हुआ है। हमने हज़ारों जानों की, लाखों जानों की कुर्बानी देकर हमने टेररिज्म को ख़त्म किया था। आज किस तरह वापस जड़ पकड़ रहा है? किस तरह पकड़ रहा है सर? PTI के कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े अब तो राज अफशा कर रहे हैं। वो कहते हैं जी फॉर्मर एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबराह थे, बाजवा साहब, फैज हमीद साहब, उन लोगों ने लाके इन लोगों को वापस यहाँ पे सेटल किया। हमारे एहतजाज करने के ऊपर भी कहा गया कि नहीं जी ये तो होगा क्योंकि ऊपर से हुक्म आ गया। बातें करने वाली नहीं है माजरत के साथ। हाँ, ये उस वक्त आप ना मानते ना, आप हिस्सा थे, आप हुकूमत में थे, वफाक में, सूबे में, हर जगह आप हुकूमत में थे। शानदाना गुजार कहती हैं वो काबीना में कहा गया जी कि ऊपर से कहा गया है। ऊपर से कहा गया तो काबीना इस्तीफा दे देते काबीना से। अगर आप इतने सिंसियर हैं मुल्क के साथ और आपको नजर आ रहा है खराबी हो रही है तो फिर इस्तीफा दे दें, उसका हिस्सा खराबी का हिस्सा ना बने। आज मुल्क की ज़रूरत है। आज अब अगर आप हाइब्रिड हुकूमत चलाएंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं रहेगी अपने सरहदों पर। वो चीज़ सफ़र करती है। जब मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, सियासी आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, फिर जो इंतहा पसंद है, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनको मौका मिलता है, स्पेस मिलती है, आपको दुश्मनों को स्पेस मिलती है। ये हमारे आज ये मुश्किल है। ये सिर्फ बाहर से नहीं हो रहा, ये अंदर से भी हो रहा है। आप पता कर लेना, अब जहाँ से गवर्नर साहब KPK हैं, जहाँ से चीफ मिनिस्टर है KPK और मौलाना फजल रहमान साहब, उस इलाके की सड़कों का कब्जा रात को किसी और के पास होता है। ऐसा ही है। पता नहीं कोई तालिबान कहता है, कोई खारजी कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, लेकिन रात को हुक्मरानी उनकी है। ऐसा ही है। तो फिर तहरीक अगर सब ने चलानी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने और गवर्नर साहब ने, उनके खिलाफ चलाएं। इसमें भी बेबस हैं। मतलब के बारे में एक खबर जो है ना वो गर्दिश करी है, वक्त कम है, मैं आपसे पूछूंगी, आपने सही सही जवाब देना है मुझे। खबर का सच सच जवाब देना है आपने। सर वो कहते हैं जी कि ऑल्टरनेट सेटअप जो है ना वो शायद लाना पड़ सकता है इस मुल्क को ठीक करने के लिए, और ऑल्टरनेट सेटअप के अंदर एक किंग्स पार्टी बनाई जा रही है जिसको आप हेड करेंगे। जी, बड़ी मेहरबानी है।
मैं उन लोगों के मुंह में घी शक्कर। मैं अल्लाह का करम, मैं 37वां साल है सियासत में, हाँ। कभी किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं रहा, कभी किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं सर, उस पार्टी के थ्रू आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे वो लोग कह रहे हैं, तो ये तो गैर जमहूरी ना हुआ। प्राइम मिनिस्टर मैं कभी उस रास्ते से नहीं आया, हाँ। जो आए हैं वो नजर आ रहे हैं, हाँ। उनका हशर जो है वो भी आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसपे पाकिस्तान की आवाम एतमाद करें, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सकता आपको। लेकिन आज आपको निज़ाम को बदलना पड़ेगा। मुझे सबसे बड़ी जो तकलीफ है या मुझे जो खदशा है कि अगर हम इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे, इस निज़ाम का हर हिस्सा नाकाम हो गया। आप उसको बदलने की बात भी नहीं कर रहे, कोशिश तो बहुत दूर की बात है। वही पुराना घिसा पिटा सोच, वही पुरानी घिसी पिटे बातें, वो कैसे चलेंगे? यकीन करें, जो आज सूबाई हुकूमत वफाक बात कर रहा है, मैं 88 में आया था, यही बातें मैं सुनता था। वही अल्फाज हैं, वही बातें हैं, वही अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, और उसमें खुश हैं। ऑप्टिक्स हमें मिल गई आज PM साहब के 2 मिलियन लाइक्स आ गए जी, 2 मिलियन व्यूज हो गए। 2 मिलियन खुद ही पैदा करते हैं वो भी अपने आप को दोगा सर। लेकिन बदला जो है ना, वो इस मुल्क में जो लोग हैं ना, उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, वो बदल गया है। शायद 88 में लोग इतने बदहाल नहीं थे जितना अब ग्रेजुअली हमने लोगों को बदहाल कर दिया है। ये हकीकत है, मैंने बताया ना, 88 में पाकिस्तान के एक एवरेज पाकिस्तानी एवरेज इंडियन से मेरा 50% या डबल ज्यादा अमीर था, हाँ। बांग्लादेश से ज्यादा अमीर थे। लेकिन अब आपके सामने, और अब आपके सामने 2 वक्त की रोटी बहुत से घरों में पूरी नहीं होती है। सर बस आखिर में, आप जो है वो कह रहे हैं 2 मिलियन लाइक्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका से अप्रिसिएशन आई है और बहुत अमेरिका से अप्रिसिएशन आई है हुकूमत के लिए, और बड़ी खुशी मनाई जा रही है उसको लेकर। देखा होगा आपने, डोनाल्ड ट्रंप आई है, हाँ। ये वो आपने काम किया जिसका आप अपने अवाम को बताने के काबिल नहीं थे। अमेरिका ना बताता तो आपको कभी पता नहीं चलता। अब हम बड़ी मुश्किल में है कि हम कैसे जवाब दें। ये सवाल पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया कि हमारी हुकूमत की हालत ये है कि वो खुद नहीं बता सकती किसी को, अपने मुल्क के अवाम को, कि हमने कोई अचीवमेंट की, ये हमने अचीवमेंट की। ट्रंप हमें बताता है, मेरा ट्रंप से राब्ता किया करें कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन सर वो ये कह रहे, देखे ना, इस वक्त मेरा ख्याल है वो जो स्कोर है ना, स्कोर बोर्ड के ऊपर PTI और हुकूमत का, PTI तो कॉन्स्टेंटली कह रही थी ना, एक एक्सपेक्टेशन थी कि वहां पे रिजीम चेंज हमें एक्सपेक्टेशन भी गलत है, उनकी एक्सपेक्टेशन गलत है, इनकी खुशी भी गलत है, इनकी खुशी भी। ये अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करें, मुल्क को बेहतर करें, तो वो इन सब की कामयाबी होगी। चलिए, वक्त खत्म हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में आज मुझे वक्त दिया। शायद हकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।